नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और खौफनाक और रहस्यमयी स्टोरी में आप सभी का। ये स्टोरी जितनी खौफनाक और रहस्यमयी है उतनी ही सच भी है। तो आज की कहानी आदित्य ने हमें लिख भेजी है राजस्थान से। आदित्य राजस्थान में एक छोटे से गांव का रहने वाला किसान परिवार का बेटा था। उसने अपनी जो पढ़ाई थी वो माता पिता की मेहनत को देखते हुए और माता पिता की गरीबी को देखते हुए कंप्लीट की और बहुत अच्छे मार्क्स से पास आउट किया। और फिर उन्होंने एग्जाम वगैरह दे के अपना जो अध्यापक का पद था वो प्राप्त कर लिया। 2-3 साल अध्यापक के पद पर काम करने के बाद में उनका जो तबादला था वो राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में किया। तो जैसे कि नियम अनुसार आदित्य को कस्बे में जाना जरूरी था। तो कस्बे में जैसे ही पहले दिन आदित्य जाता है तो स्कूल में जब वो जैसे ही इंटर करता है तो उसे रश्मि नाम की एक लड़की मिलती है जो अध्यापिका के पद पर तैनात थी। तो मानो उनकी पहली मुलाकात ऐसी थी जैसे वो काफी सालों से एक दूसरे को जानते हों। जब रश्मि ने आदित्य को देखा तो रश्मि की आंखें मानो ठहर सी गई। तो आदित्य का भी मन ये मान लो धड़कना जैसे रुक गया हो। आदित्य को भी ये लगा पता नहीं मैं कितने टाइम से रश्मि को जानता हूँ। तो धीरे धीरे दोनों में बातचीत बढ़ी। बातचीत बढ़ने के बाद में हुआ यूं कि वो मीटिंग्स में भी मिलते थे। ठीक है, मीटिंग्स में मिलते रहे। वो छोटी छोटी मुलाकात काफी घंटों का रूप लेने लगी। काफी घंटों का रूप लेने के बाद हुआ ये कि उनको खुद ये नहीं पता चला कि उनकी जो मीटिंग्स थी, उनका जो टाइम स्पेंड करना था साथ में, वो कब एक प्यार में बदल गया। कहीं ना कहीं रश्मि भी आदित्य को अपना मान चुकी थी और रश्मि को भी उसकी आंखों में, आदित्य की आंखों में एक ऐसा सम्मान दिखाई देता था जो कोई भी स्त्री अपने होने वाले लाइफ पार्टनर के आंखों में देखना चाहती। और जो आदित्य था, आदित्य को भी उसके जो चरित्र था और उसका जो स्वभाव था वो अपनी एक वाइफ की तरह देखने लगा था उसको। लेकिन करते करते 2 साल निकल गई, लेकिन आदित्य की कभी हिम्मत नहीं हुई कि वो रश्मि को जाके सारी चीजें बता सके। लेकिन 2-3 साल बाद बड़ी मुश्किल से दिल मजबूत करते हुए आदित्य रश्मि के सामने जाता है और रश्मि को सारी चीजें क्लियर बोल देता है। आदित्य जाके कहता है, रश्मि जब पुराना मानो बात करो। तो रश्मि कहती है, जी बोलो। तो वो कहता है कि अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो क्या तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनना चाहोगी, मेरे साथ जिंदगी व्यतीत करना चाहोगी। तो रश्मि का जवाब आता है कि ये तो मैं पहले से ही मान चुकी हूँ आपको, इसमें तो दो राय की बात नहीं। इसी बात को लेके दोनों बहुत खुश होते हैं और आपस में गले लग जाते हैं। और मानो उस दिन आदित्य की और रश्मि की मन की जो खुशी थी उसका कोई ठिकाना नहीं। करते करते 2-3 महीने और निकल जाते हैं। आदित्य ने रश्मि को वादा कर रखा था कि वो उसके घर जाएगा, घर जाके और उसके माता पिता से शादी के लिए बात करेगा। लेकिन इससे पहले क्या होता, वो आदित्य उनके घर जाता, इससे पहले जो रश्मि थी उसकी एक छोटी बहन थी श्रुति थी उससे छोटी, पढ़ी लिखी भी कम थी, लेकिन बहुत ही सज्जन और तेजस्वी लड़की थी, समझ अच्छी थी उसको। तो जो उनके घर वाले हैं वो श्रुति का रिश्ता आदित्य के साथ तय कर देते। तो हुआ यूं कि टाइम निकलने के बाद आदित्य इस चीज को लेके बहुत दिनों तक डिप्रेशन में चला गया। और डिप्रेशन में जाने के बाद में उसने सोचा कि क्यों ना ये बात रश्मि से शेयर की जाए। तो आदित्य ने रश्मि को बुलाया मिलने और सारी चीजें बताई। तो जैसे ही उसने सारी चीजें रश्मि को, और ये डिप्रेशन ऐसा था कि मानो वो किसी से शेयर भी नहीं कर सकता। उसने सोचा क्यों ना ये बात रश्मि को बताई जाए। तो रश्मि को उसने मिलने बुलाया, रश्मि को सारी बातें बताई। जैसे रश्मि को ये बातें पता चली, रश्मि मानो सहम सी गई। तो रश्मि ने पूछा कि अगर आदित्य ऐसा कुछ था तो आपने मेरे को पहले क्यों नहीं बताया। तो उसने कहा कि मैंने सोचा कि तुम ही अपनी बहन से बात करो। तो रश्मि ने भी कहा चलो अच्छा किया आपने। तो रश्मि कह रही है मैं जाके घर पे बात करूंगी कैसे न कैसे श्रुति से और मनाऊंगी उसको। तो इस बात पे दोनों की सलाह होगी और रश्मि अपने घर चली गई। तो अब रश्मि हर रोज सुबह शाम दिन रात बस एक ही दिमाग में चीज थी कि कब मेरी श्रुति से बात हो। वो बस एक बहाना ढूंढती रहती थी। किचन में चाय बनाते समय भी बात करने की कोशिश की, लिविंग रूम में भी, डाइनिंग रूम में भी, लेकिन 10-15 दिन निकल गए, बात हो नहीं पाई।
लेकिन फिर हालांकि उसने फाइनली एक डिसीजन लिया कि मैं आज हर हाल में श्रुति से बात करूंगी। और उस दिन श्रुति थी भी घर पे अकेली। तो रश्मि जाती है उसके पास में और कहती है कि बहन, मैं तुझसे कुछ बात शेयर करना चाहती हूँ। तो श्रुति कहती है, जो बहुत ही सज्जन लड़की थी, कहती है बहन, बड़ी बहन बताओ। तो कहती है, जिसके साथ तुम्हारी शादी हुई ना आदित्य, वो मेरा पहले से बॉयफ्रेंड है। अब ये चीज सुन के श्रुति भी मानो सहम जाती है और कुछ देर चुप रहती है। कुछ देर चुप रहने के बाद में श्रुति चुप्पी तोड़ती है और बोलती है, बहन सच में तुम्हारा बॉयफ्रेंड आदित्य? तो रश्मि कहती है, हाँ बहन। तो कहती है, कोई बात नहीं, तुम खुश रहो, मैं घर वालों को समझा दूंगी, मना लूंगी और तुम्हारी शादी के लिए बात करूंगी। दोनों रश्मि और श्रुति दोनों आदित्य से मिलती हैं जाके, और आदित्य जो है श्रुति से माफी मांगता है कि मैं पहले से ही जो अपना दिल है वो रश्मि को दे चुका हूँ। लास्ट में श्रुति कहती है कि ठीक है, सब चीजें ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि मेरी बहन को कभी भी किसी चीज की कमी ना हो और कभी भी इसको किसी चीज का एहसास ना हो। बस आदित्य कहता है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, और घर वालों को मना लिया जाता है। घर वाले उनकी शादी करा देते हैं। 3 साल तक उनकी शादी में ऐसे ऐसे अच्छे पल थे, आप सोच नहीं सकते। 3 साल तक उन दोनों की जो लिविंग है वो बहुत अच्छी थी। सुबह आदित्य सुबह उठ के रश्मि के लिए चाय बनाता था, रश्मि इसको छेड़ती थी और अच्छे अच्छे इत्र लगाती। 3 साल उनकी इतनी अच्छी बीती, हम सोच भी नहीं सकते। दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत ब्रिलियंट टाइम स्पेंड किया। उसके बाद में एक रात ऐसी आई, वो रात मानो सब कुछ तोड़ गई आदित्य का, और आदित्य मानो झकझोर के रख दिया आदित्य को उसकी जिंदगी ने कि मेरे को भगवान जिंदा ही क्यों रखा आपने। एक रात की बात है, रश्मि बैठी थी बेड पे और धीरे से आवाज में बोलती है रश्मि कि मेरी छाती में पता नहीं एक भारीपन सा है और मेरे को बहुत बुरा लग रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। आदित्य कहता है, कोई बात नहीं, एसिडिटी वगैरह का हो गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो पेन बढ़ जाता है और उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तो वहां पे डॉक्टर सिर झुका देता है, रश्मि की डेथ हो जाती है। अब मानो वो पल आदित्य के लिए ऐसा पल था कि तुम सोच भी नहीं सकते। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था, लेकिन मजबूर था बेचारा किस्मत के हाथों। रात को अंतिम संस्कार शाम के समय, शाम के 5-6 बजे का टाइम हो चुका था जब तक उसकी डेड बॉडी हॉस्पिटल से मिली। अंतिम संस्कार की तैयारियां की गई। गांव के ही शमशान में जब उनको मुख अग्नि दी गई, पंडित जी ने मंत्र उच्चारण किए 5-6 और मुख अग्नि दी गई, तो चिता जैसे जलती है वैसे जलने का नाम ही नहीं ले रही थी, मानो वो अब भी अपना शरीर त्यागने को ना हो। और गांव के लोग पीछे से बुदबुदा रहे थे, फुसफुसा रहे थे कि ये किसी मोह में है, ये जाना नहीं चाहती, ये अपना शरीर नहीं त्यागना चाहती, इसकी आत्मा यहीं रहना चाहती है। लेकिन मानो वो बोल आदित्य के कानों में तो पड़े, लेकिन वो कानों में पड़ते ही घुल गए। उसको उस समय सोचने शक्ति, उसकी जो सोचने वाली शक्ति थी वो ही खत्म हो चुकी थी। अब अंतिम संस्कार के बाद में बड़ी मुश्किल से घर आके नहाता है, नहाने के बाद में सोता है, सोने के बाद में रात को 2:30 बजे आदित्य की आंखें खुल जाती है और प्यास लगती है। आदित्य रसोई में जाता है पानी पीने के लिए, तो वो देखता है कि एक खुले बालों में लाल कलर की साड़ी पहने उसकी तरफ पीठ करे रसोई में खड़ी हुई है। वो देखता है और वो सोचता है, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? और उसको एहसास होता है कि कहीं ना कहीं ये रश्मि है। बोलता है रश्मि। रश्मि जैसे ही मानो पीछे मुड़ती है, उसके होठों पे हल्की सी स्माइल होती है, और ये देख के आदित्य एक कदम पीछे हटता है और डर जाता है। वो कुछ सोच समझ सकता तो उससे पहले तो रश्मि की जो आत्मा थी वो अंधेरे में विलीन हो जाती है। वो वापिस जाता है बेड पे और पूरी रात सो नहीं पाता, और इसी दौरान पूरी रात बार बार किचन में जाके चेक करने की कोशिश करता है कि रश्मि कहीं दोबारा तो नहीं आ रही। सुबह पूरी रात न सोने के बाद में सुबह 8 बजे वो श्रुति रश्मि की बहन के पास फोन करता है और कहता है, मेरे को रात को रश्मि दिखाई दी। ये बात सुन के रश्मि कहती है कि जीजू, आप बिना वजह परेशान हो रहे हो, आपकी जो तन्हाई है, अकेलापन है, वो आपको रहने नहीं देगा, मैं आ रही हूँ आपसे मिलने। श्रुति घर पे आती है, उसके लिए चाय बनाती है, उसके लिए खाना बनाती है, उसका ख्याल रखती है, शाम को अपने घर चली जाती है। अब वो 2-3 दिन में, 4 दिन में एक बार श्रुति उसके घर आने लगी कि जीजू को अकेलापन फील ना हो। करते करते
टाइम ऐसा भी आया कि श्रुति वहीं रुकने लग गई। उनका मानो ऐसा लग रहा था, उनकी बातचीतें 2-2 घंटे की बातचीतें एक दूसरे को कंटिन्यू देखते रहना, ये सीधा सीधा एक संकेत था कि कोई नया रिश्ता बनने की कगार पे है। लेकिन उनको मालूम नहीं था, जिस घर में बैठ के वो बातें कर रहे थे और जिस नए रिश्ते को कायम करने की कोशिश कर रहे थे, उनको और भी वहां कोई बैठ के देख रहा है। करते करते समय बीत गया। पड़ोसियों ने भी फुसफुसाहट शुरू कर दी कि लगता है दोनों एक दूसरे के लिए जगह ढूंढ रहे हैं, अकेलापन जो है वो दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। धीरे धीरे घर वालों की ये जो बात थी घर वालों तक पहुंची। घर वालों ने डिसाइड किया कि सही समय आने पे हम इनकी शादी तय कर देंगे। तो करते करते समय बीत गया, लेकिन धीरे धीरे आदित्य को ये महसूस होने लग गया कि जो श्रुति के हाव भाव थे वो बिल्कुल बिल्कुल रश्मि की तरह हो गए हैं। उसी तरह के कपड़े पहनना, उसी तरह का इत्र लगाना, उसी तरह की लाल कलर की बिंदी लगाना। तो एक दिन चाय पी रहे थे दोनों बैठ के, श्रुति और आदित्य। तो मजे मजे में आदित्य ने पूछ लिया कि वो लाल साड़ी कहाँ है। तो उसने तुरंत जवाब दिया कि वो तो ऊपर वाली अलमारी में रखी है। लेकिन सुबह जब श्रुति से पूछा तो श्रुति असमंजस के साथ बोली, कौन सी लाल साड़ी, मेरे को कुछ याद ही नहीं है। कभी कभी जब वो दोनों सोते थे तो मानो उसको महसूस होता था कि बिस्तर के पास कोई बैठा हुआ है। कभी कभी तो यहाँ तक भी महसूस होता था मानो उसकी छाती पे कोई वजन है, और धीरे धीरे वो वजन हल्का होता चले जाता है। बड़ी मुश्किल से घर वालों ने तय किया कि इन दोनों की शादी कराई जाए, लेकिन उसी टाइम पे जो पंडित जी था वो बीमार हो गया। कुछ टाइम के लिए मुहूर्त आगे सरक गया। जहाँ पे उनके वो कार्ड छपे थे शादी वाले, वो मशीन कार्ड छापते छापते रात में उसको आग लग गई। सभी बाधाओं के बाद में श्रुति की और इसकी आदित्य की शादी हो गई। अब शादी तो हो गई, लेकिन जो सारे हाव भाव थे वो बिल्कुल रश्मि वाले थे। अब इस चीज को लेके कहीं ना कहीं आदित्य के मन में भी सवाल थे। कई बार तो श्रुति शीशे के सामने बैठ के घंटों बिना वजह शीशा देखती रहती थी। अच्छा, अब आगे क्या होगा जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट में जुड़े रहें, और कम से कम 500 कमेंट आपके आने चाहिए नेक्स्ट पार्ट के लिए। उसी टाइम आपका नेक्स्ट पार्ट हम डाल देंगे। तो ऐसी ही खौफनाक और भयानक और रियल हॉरर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब कर ले एक बार हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ में। तब तक हर हर महादेव, जय शंकर की।